गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मध्यकालीन भारत से संबंधित हमारी क्लास चल रही थी जिसमें हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम तुगलक वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था जिसके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी वो कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं में अध्यक्ष था। कौन था वो, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गाजी सुल्तान, ऑप्शन बी है मलिक काफूर, ऑप्शन सी है जफर खान या ऑप्शन डी उबैद खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में अध्यक्ष था। इसने बहुत सारे अभियानों की अध्यक्षता की थी जिसे किसके नाम से जाना जाता था। गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजी मलिक। गाजी मलिक और गियासुद्दीन तुगलक एक ही व्यक्ति के नाम है। तो अगर कोई भी लिखा है चाहे गाजी मलिक चाहे गियासुद्दीन तुगलक तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाजी मलिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी नहरें खुदवाने का जो काम शुरू किया था सबसे पहले कौन से शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बलबन के द्वारा, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन सी है गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा या ऑप्शन डी है रजिया बेगम के द्वारा। रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और नहरें खुदवाने का जो काम सबसे पहले शुरू किया गया था ये किया गया था तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसने नहरें खुदवाने का काम शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था। सबसे पहले कौन सा वंश आया था, गुलाम वंश, दास वंश या गुलाम वंश। इसका शासन कब से कब तक था। तो गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में और कब तक चलता है 1290 ईस्वी तक। 1206 से 1290 ईस्वी तक यानी टोटल कितना हो जाएगा 84 यानी 84 वर्षों तक शासन किया था। किसने, गुलाम वंश ने। गुलाम वंश के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में और 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहता है। तो इसने केवल 30 वर्षों तक शासन किया था। और खिलजी वंश के बाद में स्थापना होती है तुगलक वंश की। इसकी स्थापना होती है 1320 में और शासन कब तक चलता है 1412 ईस्वी तक। तो ये आपका हो जाएगा लगभग 92 वर्षों तक शासन किया था तुगलक वंश ने। और लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश की स्थापना कब होती है। लोधी वंश की स्थापना आपकी होती है 1451 में। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लगभग 75 वर्षों तक शासन किया था। और 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के बाद मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाती है भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद। तो इस तरह से सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो 92 वर्षों तक किसने शासन किया था, तुगलक वंश ने। तो सल्तनत काल में सबसे ज्यादा किसके द्वारा शासन किया गया था, 92 वर्षों तक तुगलक वंश के द्वारा शासन किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो कौन था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे इंटेलिजेंट शासक कौन सा था जिसको गणित में भी, खगोल शास्त्र में भी और आयुष विज्ञान इन सभी में रुचि थी। तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा
दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे सभी वंशों में सबसे विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर ए कोही किससे संबंधित था? तो ये था कृषि को उन्नत बनाने के लिए, कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषि को उन्नत बनाने के लिए था। और इसके तहत क्या होता था? इसके तहत किसानों को सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती थी। प्रदान की जाती थी, किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती थी। किसमें? अमीर ए कोही एक विभाग बनाया गया था कृषि को उन्नत बनाने के लिए। और किसके समय काल में बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बनाया गया था। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। किसानों को प्रत्यक्ष रूप से बीज वगैरह के लिए सीधे ही सहायता प्रदान की जाती थी अमीर ए कोही विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी हो जाएगा बहलोल लोदी। तो सांकेतिक मुद्रा एक तो हो जाएगी तांबे की मुद्रा, एक तो तांबे की मुद्रा शुरू की गई थी। दूसरा, तांबे में टीन को मिलाकर किसकी मुद्रा तैयार की गई थी? कांसे की मुद्रा। और इन दोनों को सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें एक कथन ए दिया गया है और दूसरा कारण आर दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहले हम कथन देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, और कहां से आया था? तो ये मोरक्को देश से आया था। किसकी शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, तुगलक के शासन काल में। और कहां से आया था? मोरक्को से आया था। और कारण देख लीजिए, कारण में क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी वाला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी वाले ऑप्शन में है ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता भारत आया था और उसी ने इनको क्या कहलाया था? दिनार कहलाया था। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करना चाहता था? सेना में बढ़ोतरी के लिए तांबे के सिक्के मुद्रा सांकेतिक मुद्रा के रूप में जारी किए थे। तांबे के सिक्के सांकेतिक मुद्रा के रूप में जारी किए थे। और किसके लिए जारी किए थे? सेना में शक्ति को बढ़ाने के लिए जारी किया, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए।
और किसके विरुद्ध? तो मंगोलों के विरुद्ध। अगर पूछा जाए कि किसके विरुद्ध अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो मंगोलों के विरुद्ध सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो दूसरे वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो पिछले क्वेश्चन से हम इसका आंसर आसानी से निकाल लेते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को आपका कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था किताब उल रहेला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम किताब उल रहेला था, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी किताब उल रहेला, जो मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का सबसे विस्तृत विवरण किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन बी है इब्न बतूता के द्वारा, ऑप्शन सी है सुल्तान फिरोज शाह के द्वारा, या ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। सही आंसर इसका होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में सल्तनत काल में डाक विभाग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है, तो ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां पर दफन है? देखिए, मुस्लिम शासक जो कश्मीर में थे, उसके बाद में हिंदू साम्राज्य वहां पे आ जाता है, तो अंतिम मुस्लिम शासक कौन सा था? उसके बाद में हिंदू साम्राज्य शुरू होगा। तो अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ खान चक थे। कौन थे? यूसुफ शाह चक। और इन्हें कहां पे दफनाया गया है? इन्हें नालंदा में दफनाया गया है, बिहार के अंदर नालंदा में। किसके द्वारा? तो ये सम्राट अकबर के द्वारा दफनाया गया है। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार के नालंदा में दफनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, या ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन सा सुल्तान था जो होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव जो होता था उसमें भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों को भी मनाता था, उनमें भाग लेता था, और दिल्ली के अंदर जो होली का त्योहार था उसमें खास रूप से वो भाग लेता था, सार्वजनिक उत्सव में भी। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है एक दानशाला, ऑप्शन बी है एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी है एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, जिसके अंदर किसको रखा गया था? इस अस्पताल में कुशल हकीमों को रखा गया था। कुशल हकीमों को रखा गया था। फिरोज शाह वो पहला शासक था जिसने हज के लिए निःशुल्क यात्रा शुरू की थी। निःशुल्क यात्रा शुरू की थी। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था जिसमें कुशल हकीमों को रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार
ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली वह उन्हें राजा से, यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था बदायूंनी के द्वारा। किसके द्वारा? बदायूंनी के द्वारा कहा गया था। कौन से राजा के बारे में कहा गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो बदायूंनी के द्वारा कहा जाता है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली है और प्रजा को उसके राजा से। ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, या ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसके द्वारा रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी? ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसमें योग्यता के आधार पर रोजगार भी प्रदान किए जाते थे। योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाते थे और एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। किस राजा के दरबार में यानी किस शासक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे? लगभग 1,80,000 गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। किसके दरबार में हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में लगभग 1,80,000 गुलाम थे। जिन्हें 10 दिनार से 100 दिनार तक मुद्राएं प्रदान की जाती थी। 10 से 100 मुद्राएं प्रदान की जाती थी। किसके दरबार में थे ये थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। कितने थे? 1,80,000। तो ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक सही है ये हमें बताना है। दूसरा है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तीसरा आपका है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। और चौथा है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट पढ़ के आपको आंसर देना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा किया गया था आरिज विभाग। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक। कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक। ये उसके चाचा नहीं थे बल्कि चचेरा भाई था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि किसके द्वारा सबसे अधिक गुलाम रखे जाते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रखे जाते थे। और इसने गुलामों का एक अलग विभाग भी स्थापित किया था जहां पे उनको 10 से लेकर 100 तक की मुद्राएं भी दी जाती थी।
और इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक का जो शासन है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? दिल्ली का जो सुल्तान नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही अशोक स्तंभ जो थे, अशोक स्तंभ कौन कौन से थे? जो टोपरा अभिलेख है, टोपरा अभिलेख कहां पे है? ये आपका यमुनानगर में है। इसको कहां पे लेके गया था उस टाइम? कहां पे था? अंबाला, और वहां से दिल्ली लेकर गया था। कहां पे लेके गया था? अंबाला से दिल्ली लेकर गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा शासक अशोक स्तंभ को टोपरा से दिल्ली लेके गया था? तो ये लेके गया था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक भारत में सबसे ज्यादा नहरों के निर्माण के लिए, देखिए नहरों का निर्माण शुरू किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, लेकिन सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जो भी शाही नहरों के द्वारा सिंचाई करता था तो उसको कितना कर देना पड़ता था? शाही नहरों से सिंचाई के लिए 1/10 भाग उपज का कर के रूप में या फिर राजस्व के रूप में देना होता था। राजस्व के रूप में देना होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शाही नहरों से सिंचाई के लिए 1/10 भाग उपज का सिंचाई के रूप में देना होता था और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक जो है टोपरा की अशोक स्तंभ को कहां लेके गया था? दिल्ली लेके गया था। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी या ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। कौन सा वो सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1200 नए फलों के बागान लगाए थे। किसके द्वारा ये लगाए गए थे? तो ये लगाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय, गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन महमूद या फिर डी है नुसरत शाह। तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक। और इसे किसके द्वारा हराया गया था? तो इसे हराया गया था तैमूर के शासकों द्वारा। तैमूर शासकों के द्वारा किसको हराया गया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है लोदी वंश का, ऑप्शन बी है सैयद वंश का, ऑप्शन सी है तुगलक वंश का या ऑप्शन डी है खिलजी वंश का। तैमूरों के भारत पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों का अंत हो जाता है। और उसके बाद में तैमूर के एक सेनापति थे
नाम उनका था खिजर खां। खिजर खां के द्वारा वहां पे शासन स्थापित किया जाता है और उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, सैयद वंश। तो आज की क्लास में हमारे तुगलक वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास को करने के बाद तुगलक वंश से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।